गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलरियस लीगल गाइड। आज एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के बेल ऑर्डर के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कल दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बेल में रिलीज कर दिया गया, यानी बेल दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसी ऑर्डर को आज हम लोग उसी जजमेंट को आज हम लोग देखेंगे क्या है, कैसा है। तो आइए हम लोग उसको एक एकदम छोटा शॉर्ट जो है, लगभग 38 पेज का आपकी जजमेंट जो है, लेकिन उसमें मुख्य बिंदु क्या है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, तो मनीष सिसोदिया वर्सेस ईडी के केसेस में जो है SLP 8781/2024, आप सब जानते हैं कि 21 मई 2024 को बेल एप्लीकेशन 1557 और 1559 2024 दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था। और मनीष सिसोदिया का केस जो है ईडी केस नंबर HIU इन रोमन 2 14/2022 है। तो मनीष सिसोदिया लंबे समय लगभग 18 महीने से जेल में था और क्या कहते हैं, कल उनको बेल के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। ये बेल ऑर्डर जो है जस्टिस BR गवाई ने दिया। इस केस में मनु सिंघवी की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से श्री सूर्य प्रकाश V राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसको हम लोग ASG के नाम से जानते हैं, अपनी बातें रखा। तो इस जजमेंट को हम लोग टोटल जो है 4 भाग में बांट के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, फैक्ट्स इन ब्रीफ। दूसरा, सबमिशन, यानी दोनों पक्ष की जो सबमिशन है। और तीसरा, कंसिडरेशन एज टू वेदर द appellants is entitled for bail or not, and last one, conclusion। ये 4 अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कर लें तो समझने में हमें आसान होगा। फैक्ट्स इन ब्रीफ, सबमिशन एंड कंसिडरेशंस एज टू वेदर appellants is entitled for bail or not, and lastly conclusion। तो आइए हम लोग देखते हैं। और दूसरा एक और पॉइंट जो है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन सी जजमेंट को जगह मिला, यानी हमारे जो संदर्भ के रूप में सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है ईडी कुछ जजमेंट को रिलाई किया, या मनु सिंघवी ने जो जजमेंट को रिलाई किया, उन सब जजमेंट कौन कौन से जजमेंट जो है जगह पाया, इनके ऊपर भी हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट्स इन ब्रीफ, इसको हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा ईडी जो है हजारों पन्ने का जो है डॉक्यूमेंटेशन इस केस में लगाए हैं। अब सब जानते हैं, रोज न्यूज में इनकी चर्चा सुनते हैं। दूसरा, सबमिशन में 2 पार्ट। नंबर 1, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में बेल के लिए प्रे कर रहे थे, अपने बेल के लिए बता रहे थे कि इनको बेल देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। दूसरा जो है सूर्य प्रकाश V राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के, तो उन्होंने अपनी बातें रखी। तो जाहिर सी बात है, उनको ईडी की तरफ से बेल को अपोज करना है, तो वेहेमेंटली बेल को अपोज किए होंगे, कहे होंगे कि एक बहुत प्रभावशाली आदमी है, इनको जो है अगर छोड़ दिया जाए तो एविडेंस को टेम्परिंग होने की चांसेस होंगे। इतने सारे पन्ने की जो है डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारे एविडेंस इसको आ रहा है कि वो इस केस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसको बेल ना दिया जाए। हमारे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बेल के प्रेयर में निश्चित रूप से कहा होगा कि इनको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गया है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस है उनका पूरा लिस्ट हो चुका है,
एविडेंस को टेम्परिंग करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सारा चीज़ ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ चुका है, तो फिर नया कुछ उसका टेम्परिंग करने का सवाल नहीं। इन्हीं सब बातों को हमारे लर्नेड हमारे सीनियर एडवोकेट अपनी बात को रखे होंगे। अब हम लोग जो मेन इस जजमेंट के अंतर्गत जो संदर्भ लिया गया, कौन कौन से जजमेंट और आ रहे हैं, जगह पाया इस जजमेंट में, उसको एक बार देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपने हिसाब से सही प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। नंबर है कुनैया अहमद, KUNHAYAMMED and others, State of Kerala। कुनैया अहमद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक जजमेंट जो है यहाँ पे जगह मिला। इस दूसरा जो है पी पूनम समई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तीसरा विजय मंडल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। प्रवीर प्रकायस्थ वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट जो है रामाकृपाल मीना वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, दैट इज ED। सिक्स्थ जावेद गुलाम नबी शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। नेक्स्ट गुदकांती नारा संभालू सुप्रा SUPRA GUDKANTI NARA SIMHULU। चूंकि ये साउथ का है तो उस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट जो था हमारे कंसिडरेशन एज वेदर द अपीलेंट इज इंटाइटल्ड फॉर बेल, तो इसमें हम लोग पैरा 36 ऑफ द जजमेंट को देखते हैं तो क्या पाते हैं। पैरा 36 में के जजमेंट को जब हम लोग लिटरली पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो considerations as to whether the appellant is entitled for bail, having rejected the preliminary objections, we will proceed to consider as to whether in the facts and circumstances of the present case the appellant is entitled to grant of bail or not। यही मुद्दा था हमारे कोर्ट के सामने। ये था कि इस परिस्थिति में जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपीलेंट्स को बेल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यही विषय था। तो हमारे पैरा अगर 37 देखेंगे तो पैरा 37 में कह रहा है कि in so far as the contentions of the learned ASG that since condition as provided under sections 45 of the PMLA are not satisfied, the appellant is not entitled to grant of bail is concerned. It will be apposite to refer to the first order of this court. No doubt that this court in its first order in paragraph 25 after recapitulating in paragraph 24 as to what was stated in charge sheet filed by the CBI against the appellant, observed that in view of the aforesaid discussions, the court was not inclined to accept the prayer for grant of bail at that stage. However, certain paragraphs of the said order cannot be read in isolations from the other paragraphs. The order will have to be read in its entirety
in paragraph 28 of the said order, this court observed that the right to bail in case of delay coupled with incarcerations for a long period, depending on the natures of the allegations, should be read into sections 439 CRPC and sections 45 of PMLA. The court held that constitutional mandate in the higher law, and it is the basic right of the person charged of an offense and not convicted, that he be ensured that given a speedy trial. In further observe that when the trial is not proceeding for reasons not attributable to the accused, the court, unless there are good reasons, would be guided to exercise the power of the grant bail. The court especially observed that this would be true where the trial would take years. It could thus clearly be seen that this court, in the first round of litigations between the parties, has especially observed that in case of delay coupled with incarceration for a long period and depending on the nature of the allegations, the right to bail will have to be read into sections 45 PML. तो फ्रेंड्स, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था. सिंपल बात है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पास 3000 पन्ना का डॉक्यूमेंटेशन है, 4000 पन्ना का डॉक्यूमेंटेशन है, वो अपनी जगह पे, लेकिन आपने जो अभी 18 महीना हो गया या 2 साल हो गया, तो ट्रायल में आप प्रोग्रेस नहीं ले पाते हैं. उनको जो है उस तरह का कोई जो है आपके जो है प्रोसीडिंग में गति नहीं आ रहा है. तो ऐसे सिचुएशंस में किसी की जो लिबर्टी है उस लिबर्टी को आप कटल नहीं कर सकते. उसको जो बेल में रिलीज किया जा सकता है. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन. अब आते हैं हम लोग सीधा कंक्लूजन में कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बेल देते हुए. और बेल उन्होंने कंक्लूजन्स में क्या कहा, पैरा 58 कंक्लूजन है. 58 में कह रहा है कि इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर. वो इस तरह का ऑर्डर पास कर रहा है. नंबर 1, द अपील्स आर अलाउड. अपील को अलाउ किया गया. दैट मीन्स नाउ पॉइंट नंबर 2, द इम्प्यूग्न्ड जजमेंट and order dated 21st May 2024 passed by the High Court of Delhi in bail applications number 1557, 1559 of 2024 is quashed and set aside. यानी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन नंबर 1557, 1559 2024 जो रिजेक्ट किया था, उस ऑर्डर को क्वेश कर दिया और सेट असाइड हो गया. नंबर 3 कह रहा है कि द अपीलेंट इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल इन कनेक्शन विथ ईडी केस नंबर HIU in Roman 2/14/2022 registered against the appellant by ED and FIR number such and such of 2022 registered against the appellant by the CBI on furnishing bail bonds of sum of rupees 10 lakh with 2 sureties of the like amount. यानी ईडी के केस और सीबीआई के केस के जो एफआईआर, दोनों में इनको बेल दे दिया गया और इनकी सिक्योरिटी जो है 2 सिक्योरिटी 10 लाख वाले रहेंगे. ये कह रहे हैं. नेक्स्ट जो है, द अपीलेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विथ ए स्पेशल कोर्ट. जहां स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है, अपीलेंट जो है अपने पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे. नेक्स्ट 5, द अपीलेंट शैल रिपोर्ट to the investigating officers on every Monday and Thursday between 10 to 11 am. Appellant shall report to the investigating officer
on every Monday and Thursday between 10 to 11 AM। यानी एप्लीकेंट को जो है, एपिलेंट जो है हमारी मनुष्य सिंह जी को हर मंडे और थर्सडे को स्पेशल कोर्ट में, सॉरी, एपिलेंट सेल रिपोर्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको, कितने बजे? 10 से 11 बजे के अंतर्गत। एंड लास्ट वन, द एपिलेंट सेल नॉट मेक एनी अटेम्प्ट आइदर टू इन्फ्लुएंस द विटनेस और टू टेम्पर विद द एविडेंस। और ये जो है अपीलेंट किसी भी तरह से किसी भी साक्ष्य को टेम्परिंग करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे, या किसी भी विटनेस को डराने धमकाने, इन्फ्लुएंस दाखिल करने के माने इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारे मेन बात है। तो सिंपल बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मनुष्य सिसोदिया को बेल दे दिया। दोनों पक्ष से अपनी अपनी बहसें रखे गए। हमारे मनुष्य सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी और ईडी की तरफ से हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने अपनी बातें रखा, वेहेमेंटली बेल को अपोज किया, लेकिन कोर्ट का कंसिडरेशन कि नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे है, आप अभी तक जो है ट्रायल में किसी भी तरह से प्रोग्रेस नहीं ला पाए और किसी भी व्यक्ति को इस तरह लंबे समय आप उनको बिना ट्रायल किए, कन्विक्शन किए आप जेल के अंतर्गत बंद नहीं रह सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी पर्सनल लिबर्टी जो है, हाँ, इसमें हैम्पर होगा, इसीलिए इनको बेल दिया जाता है। यहाँ पे सेक्शन 45 की बात को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने उठाया, लेकिन उस बात को भी इसको यहाँ पे जो है कंसिडरेशन नहीं मिला, जगह नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर व्यू है, जजमेंट स्पष्ट रूप से है, इसीलिए उनको जो है बेल दे दिया गया। तो होप सो फ्रेंड्स कि इस जजमेंट की कुछ पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा। डिटेल्स जानकारी के लिए आप जजमेंट को खुद इसको अध्ययन करें, स्टडी करें, अपने मेन पॉइंट्स को नोट करें और अपने लीगल प्रोफेशंस में इसको काम में लगाएं। तो हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।